ये कहानी एस्ट्रोनॉट की है जो धरती से मार्स के ऑर्बिट में आए थे। इसमें टोटल 6 एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट थे। डॉक्टर डेविड मेडिकल ऑफिसर था, डॉक्टर मिरांडा क्वारंटाइन ऑफिसर थी, रोरी जो एक इंजीनियर था, डॉक्टर ह्यू जो एक्जीबायोलॉजिस्ट थे, कैटरीना मिशन कमांडर थी और शो एक सिस्टम इंजीनियर था। दरअसल यह लोग मार्स पर उतरते नहीं थे बल्कि अपने स्पेसशिप पर रहते और मार्स के ऑर्बिट में घूमते रहते। इन्होंने एक कैप्सूल को मार्स पर भेजा था जिसका नाम पिलग्रिम होता है, जिसका काम था कि उसे ऐसी मिट्टी को कलेक्ट करना है जिस मिट्टी में किसी एलियन जीव की संभावना हो। और इस मिशन में इन्हें लगभग 8 महीने हो चुके थे, लेकिन 8 महीने बाद पिलग्रिम कैप्सूल को वैसी मिट्टी मिल गई थी जिसे लेकर वो इनके पास आ रहा था। लेकिन तभी उस कैप्सूल से एक उल्का पिंड टकरा जाता है जिसकी वजह से वह अपनी दिशा से भटक जाता है और ये एस्ट्रोनॉट उस पर से अपना कंट्रोल भी गंवा देते हैं और उन्हें अब किसी भी हालत में पिलग्रिम कैप्सूल को पकड़ना था, क्योंकि उन्हें इस मिशन में 8 महीने लगे थे और उस मिट्टी में एलियन जीव था और अगर इन्होंने वक्त पर उसे नहीं पकड़ा तो फिर इस अनंत अंतरिक्ष में उसे ढूंढ पाना नामुमकिन होगा। इसलिए उसे पकड़ना इनके लिए बहुत जरूरी था। अब इनमें से एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम रोरी होता है, वो स्पेसशिप से बाहर जाता है ताकि वह उस कैप्सूल को पकड़ सके। वो शिप के रोबोटिक आर्म से उसे पकड़ने वाला था, लेकिन उस कैप्सूल की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इसमें रोरी की जान भी जा सकती थी। लेकिन रोरी अपनी जान पर खेलकर उस कैप्सूल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, जिससे पूरा क्रू बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उनके पास मार्स के मिट्टी का सैंपल था और ये इनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। जिसके बाद ये लोग उस मिट्टी के सैंपल को एक मशीन में डालकर चेक करते हैं और उन्हें यह पता चलता है कि इस मिट्टी में एक सिंगल सेल है, यानी मार्स पर किसी न किसी रूप में जीवन है। पर वो सेल कोई हलचल नहीं कर रहा था, इसलिए ये लोग उस मशीन में टेम्परेचर बढ़ाकर देखते हैं, लेकिन कोई हलचल नहीं होती। फिर ये लोग टेम्परेचर घटाकर देखते हैं, पर तब भी उसमें कोई हलचल नहीं होती। इसलिए ह्यू एटमॉस्फेयर बदलकर देखता है। वो ऑक्सीजन को थोड़ा कम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाता है। यह एटमॉस्फेयर पृथ्वी पर पहले हुआ करता था, जब पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवाणु हुआ करते थे। एटमॉस्फेयर ठीक करके ह्यू उसे ग्लूकोज भी देता है। तो अचानक उस सेल में हलचल होना शुरू हो जाती है। उसके अंदर जीवन के लक्षण देखकर यह 6 एस्ट्रोनॉट बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि यह धरती के वो इंसान बन चुके थे जिन्होंने धरती के बाहर पहली बार किसी रूप में जीवन को देखा था। ये लोग अपने स्पेसशिप में भी पूरी तरीके से पृथ्वी से कनेक्ट थे। न्यूज के जरिए सारी दुनिया को इस बात का पता चल गया था। जहां ये एस्ट्रोनॉट काफी सारे लोगों से बातें करते हैं, बच्चों के सवालों के जवाब देते हैं, उनसे बातें करते हैं। वहां एक बच्ची होती है जो इस सेल को नाम भी देती है कैल्विन। फिर हम शिप में डॉक्टर ह्यू को देखते हैं जो उस सेल को संभाल रहे थे। उन्होंने ही उस सेल को जिंदा किया था। दरअसल ह्यू शारीरिक रूप से डिसेबल थे। वो अपने पैरों से चल नहीं सकते थे, मगर उन्हें यहां अच्छा लगता था क्योंकि उन्हें यहां पर किसी व्हील चेयर की जरूरत नहीं होती। यहां ग्रेविटी ना होने के कारण वो तैर सकते थे। वही हम उस सेल को देखते हैं जो धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। उसकी साइज इंक्रीज हो रही होती है। वह सिंगल सेल अब मल्टीपल सेल में बदल रहा था। उसके अंदर पूरी तरीके से लाइफ होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उसके अंदर मांसपेशियां, नर्वस सिस्टम, ब्लड वेसल्स होते हैं। यानी ये जीव बढ़ेगा और साथ ही कम्युनिकेट भी कर पाएगा, और होता भी वैसे ही है। एक दिन जब डॉक्टर ह्यू उस जगह पर जाता है जहां पर उस जीव को चेंबर में रखा गया था, ह्यू ग्लव्स के जरिए अंदर की तरफ अपनी उंगली बढ़ाता है तो कैल्विन मतलब वो जीव उसके उंगली से लिपट जाता है। यानी कि वो देख सकता था और साथ ही चीजों को महसूस भी कर सकता था। और यह देखने के बाद ह्यू को बहुत खुशी होती है। फिर हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहां उस बॉक्स में जिसमें उस जीव को रखा गया है, वहां का एयर प्रेशर अचानक चेंज हो जाता है। इसके बारे में पता चलते ही ये सारे लोग डर जाते हैं। उनको कुछ समझ में आता कि ये हुआ तो हुआ कैसे।
ये लोग तुरंत एयर प्रेशर को ठीक करते हैं और पहले जैसा एनवायरनमेंट बनाते हैं। लेकिन अब उस जीव ने हलचल करनी बंद कर दी थी। वो पूरी तरीके से इनएक्टिव हो गया था, इसलिए ये सारे लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन सबसे परेशान था ह्यू, क्योंकि ह्यू ने किसी बच्चे की तरह उसे पाला था। उसने खुद ही संभाल कर उस जीव को इतना बड़ा किया था। वो किसी भी कीमत पर उसे दोबारा एक्टिव करना चाहता था। इसलिए ये लोग उस जीव को इलेक्ट्रिक शॉक देने का फैसला करते हैं। ह्यू ऐसा ही करता है। वो इलेक्ट्रिक रोड की मदद से उसे शॉक देता है ताकि उसे होश आ सके, और इनका प्लान काम भी करता है। इलेक्ट्रिक शॉक से उसे होश आ जाता है, लेकिन वो होश में आते ही ह्यू का हाथ पकड़ लेता है और उस इलेक्ट्रिक रॉड को तोड़ देता है। ह्यू को कुछ नुकसान तो नहीं होता क्योंकि उसका हाथ ग्लव्स में था, लेकिन उस जीव ने उसके हाथ को इतने पावर से जकड़ लिया था कि ह्यू के पूरे जोर लगाने पर भी वो अपना हाथ छुड़ा नहीं पाता। बाहर खड़े बाकी एस्ट्रोनॉट को समझ नहीं आता कि अब क्या करे। रोरी अंदर जाकर उसकी मदद करने की बात करता है, लेकिन क्वारंटाइन कमांडर डॉक्टर मिरांडा अंदर जाने से मना करती है क्योंकि इसमें खतरा था। वहीं अंदर वो जीव ह्यू के हाथों को अब इतने प्रेशर से दबाता है कि ह्यू का हाथ और उसकी सारी उंगलियां टूट जाती हैं, जिसका दर्द ह्यू झेल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। उसकी मदद करने बाकी एस्ट्रोनॉट अंदर जाना चाहते थे, लेकिन मिरांडा रूल्स को तोड़ने से साफ मना करती है। ह्यू के हाथ का कीमा बनाने के बाद वो जीव उसके हाथ को छोड़ देता है और उस ग्लव्स से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लव्स मजबूत होने के कारण वो उसे तोड़ नहीं पाता। पर वो जीव बहुत इंटेलिजेंट था। वो उस इलेक्ट्रिक रॉड को लेकर आता है और उसकी मदद से ग्लव्स को फाड़ देता है और इस तरह से वो बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आने के बाद वो डॉक्टर ह्यू को कुछ भी नहीं करता। डॉक्टर ह्यू पूरी तरीके से बेहोश होते हैं और उनकी बॉडी हवा में तैर रही होती है। अब यहीं पर एक चूहा भी होता है जिसे एक्सपेरिमेंट के लिए यहां रखा हुआ था। वो जीव उस चूहे के पास जाता है और उसे बारीक नजर से देखने लगता है, लेकिन चूहा उस जीव को खतरा समझकर उस पर अटैक करता है, जिससे वो जीव डर कर पीछे होता है और अचानक उस चूहे पर हमला करके उसे निगल लेता है और उसे खाते ही इस जीव की साइज भी बढ़ जाती है। ये देखकर यह लोग समझ जाते हैं कि डॉक्टर ह्यू को भी इस जीव से बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए रोरी तुरंत चैम्बर के अंदर जाता है और डॉक्टर ह्यू को जल्दी से बाहर निकालता है। लेकिन रोरी जब खुद बाहर निकल रहा था कि तभी वो जीव उसके पैर को झपट लेता है। ये देखते ही डेविड चैम्बर का गेट तुरंत बंद कर देता है और रोरी अंदर ही फंस जाता है। लेकिन रोरी बिना घबराए हिम्मत से काम लेता है। मिरांडा उससे कहती है कि ऑक्सीजन कैंडल से उस जीव को जलाने की कोशिश करो। रोरी ऐसा ही करता है। वो ऑक्सीजन कैंडल की कांच तोड़कर अंदर की गर्म ट्यूब से उसे झटके देता है, जिससे वो जीव तुरंत पैर को छोड़कर दूर चला जाता है। जिसके बाद रोरी एक फायर थ्रोवर गन लेकर उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जीव इनके सोच से भी ज्यादा इंटेलिजेंट था। वो जीव उसे चकमा देकर हर बार बच निकलता है और मौका देखकर रोरी के मुंह में चला जाता है और थोड़ी ही देर में रोरी के मुंह से खून की बूंदें बाहर आने लगती हैं। उस जीव ने रोरी को अंदर से खाना शुरू कर दिया था, जिससे रोरी को जल्द ही अपनी जान गंवानी पड़ती है। रोरी की मौत देखकर बाकी एस्ट्रोनॉट अंदर से कांप उठते हैं। तभी वो फायर थ्रोअर गन हवा में तैरती हुई फायर सेंसर के पास चली जाती है, जिससे फायर अलार्म बजने लगता है और सारे एयर वेंट्स खुल जाते हैं। तभी वो जीव रोरी के अंदर से बाहर निकलता है, जहां अब उसकी साइज और बढ़ चुकी थी। लेकिन अब वो यहां से बाहर निकलने के लिए इन्हीं एयर वेंट्स में जाने लगता है। इसका पता चलते ही ये एस्ट्रोनॉट तुरंत उन वेंट्स को बंद करने लगते हैं, लेकिन तब तक वो जीव एक वेंट में घुस चुका था और अब उनके सहारे वो शिप में भी आ सकता था, जिससे ये सारे लोग डर जाते हैं और मदद के लिए पृथ्वी पर संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रांसमीटर में कोई गड़बड़ी होने के कारण इनका कनेक्शन पृथ्वी से नहीं हो पाता। इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये बाहर जाकर ट्रांसमीटर को रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मिशन कमांडर कैटरीना मान जाती है और स्पेस सूट पहनकर ट्रांसमीटर को रिपेयर करने के लिए बाहर जाती है।
और ट्रांसमीटर के पास जाने पर वो बताती हैं कि ट्रांसमीटर का कूलिंग कंपार्टमेंट गर्म हो चुका था। कैटरीना जब उसे खोल कर देखती है तो उन्हें पता चलता है कि उसके अंदर का कूलिंग लिक्विड गायब था, जिस पर शो उन्हें बताता है कि शायद वो जीव वेंट से होते हुए कूलिंग कंपार्टमेंट में आया होगा और उसने ही उस लिक्विड को खाना समझकर पिया है। कैटरीना आगे कुछ बोल पाती कि तभी उस कंपार्टमेंट के अंदर से वो जीव निकलकर उस पर अटैक करता है। ये देख सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन कैटरीना कहती हैं कि ये जीव स्पेस में बिना एनवायरनमेंट में भी कैसे जीवित है, जिस पर डॉक्टर ह्यू कहते हैं कि उसमें ऑक्सीजन स्टोर करने की कोई एबिलिटी होगी जिस वजह से वो स्पेस में भी जिंदा है। अब वो जीव कैटरीना के सूट के अंदर आने की कोशिश में था, लेकिन वो अंदर ही नहीं जा पा रहा था, इसलिए वो कैटरीना के पैर को दबाने लगता है। अब मैं बता दूं कि स्पेस सूट में पैर की जगह पर एक बैग होता है जिसमें कूलिंग लिक्विड को रखा जाता है ताकि अंदर टेम्परेचर बैलेंस रह सके, लेकिन पैर दबाने के कारण सूट के अंदर का कूलिंग लिक्विड बैग फट जाता है और सारा लिक्विड कैटरीना के हेलमेट में आने लगता है, जिसे देखकर कैटरीना तेजी से शिप में आने लगती है। लेकिन जब तक वो गेट पर आती हैं तब तक सारा लिक्विड हेलमेट में आ गया था और वो उस लिक्विड में डूब चुकी थी। डॉक्टर डेविड उसे अंदर लेने के लिए गेट खोलकर तैयार थे, लेकिन कमांडर कैटरीना खुद ही दरवाजा बाहर से बंद कर देती है क्योंकि उन्हें अपनी मौत अपने नजरों के सामने दिख रही थी। वो शिप के अंदर आकर अपने दोस्तों को भी ऐसी मौत नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो अंदर नहीं आती और उस जीव को अपने साथ शिप से दूर ले जाने लगती है ताकि वो वापस शिप पर न जा पाए। लेकिन ये बात वो इंटेलिजेंट जीव समझ जाता है और कूदकर वापस शिप पर आ जाता है और कैटरीना की लाश तैरती हुई अंतरिक्ष में चली जाती है। इस हादसे से सारे एस्ट्रोनॉट हिल चुके थे। अब इन्हें अपनी जान बचाने के लिए उसे मारने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा था। डॉक्टर ह्यू कहते हैं कि वो जीव काफी देर से शिप के बाहर है, वो और देर बाहर नहीं रह पाएगा और जब उसकी स्टोर करी हुई ऑक्सीजन खत्म होगी तो वो शिप के अंदर आने की कोशिश करेगा, इसलिए हमें उसे शिप में आने से रोकना होगा। तभी डॉक्टर शो कहते हैं कि वो ट्रस्टरल से आ सकता है। ट्रस्टरल शिप का वो हिस्सा होता है जहां से इंजन का हीट बाहर निकलता है। ट्रस्टरल के मदद से शिप को हम दिशा में धकेल सकते हैं। डॉक्टर शो कहते हैं कि जैसे ही वो जीव ट्रस्टरल से आने की कोशिश करेगा तभी हम इंजन को ऑन कर देंगे, जिससे वो जलकर मारा जाएगा। लेकिन कमांडर मिरांडा कहती हैं कि शिप में तो 6 ट्रस्टरल हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि वो किस ट्रस्टरल से आएगा। जिस पर डॉक्टर शो कहते हैं कि सारे ट्रस्टरल में सेंसर लगे हुए हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो किस ट्रस्टरल में है। और ऐसा ही होता है। वो जीव एक ट्रस्टरल में आने की कोशिश करता है। इसका पता चलते ही शो इंजन स्टार्ट करता है, लेकिन वो जीव खुद को बचाकर वहां से निकल जाता है और दूसरे ट्रस्टरल में जाने की कोशिश करता है। शो इंजन चालू करके फिर एक बार उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जीव फिर एक बार बच जाता है और यह सिलसिला काफी देर चलता है, पर वो जीव हर बार बच जाता था। लेकिन इस कोशिश में इनका फ्यूल खत्म होने को आता है और साथ ही बार बार इंजन चालू करने के कारण इनका शिप पृथ्वी के ऑर्बिट में जाने लगा था और अगर वक्त से पहले इन्होंने शिप को स्टेबल नहीं किया तो इनका शिप पृथ्वी के क्लाइमेट में पहुंच जाएगा और इस जीव को पृथ्वी पर ले जाना पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा था। इसीलिए शो कहता है कि हम और फ्यूल को बर्बाद नहीं कर सकते, हमें बचे हुए फ्यूल से शिप को पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर ले जाना होगा। और शो जल्द ही शिप को स्टेबल करता है, लेकिन इसका फायदा उठाकर वो जीव ट्रस्टरल के रास्ते शिप के अंदर दाखिल हो जाता है और वापस इन लोगों की जान खतरे में आ जाती है। जिसके बाद डॉक्टर ह्यू इन्हें एक प्लान बताते हैं। उनका कहना था कि अगर हम खुद को सील कर दें और अगर उस तक ऑक्सीजन ही ना पहुंचने दें तो वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के वो इनएक्टिव हो जाता है, जिसके लिए सारे लोग तैयार हो जाते हैं। तभी कमांडर मिरांडा नोटिस करती हैं कि डॉक्टर ह्यू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो इस बारे में उनसे पूछती हैं, लेकिन डॉक्टर ह्यू इस बात को टाल देते हैं।
इसके बाद ये सारे लोग खुद को पहले एक केबिन में सील कर लेते हैं और शिप के सारे ऑक्सीजन वेंट्स बंद कर देते हैं और सारी बची हवा शिप से निकालने लगते हैं, जिसमें लगभग 4 घंटे लगने वाले थे। फिर ये लोग एक साथ बैठकर रोरी को याद करने लगते हैं। कमांडर मिरांडा कहती हैं कि हमें उस जीव को अपने शिप में लेना ही नहीं चाहिए था, वो हमारे लिए खतरा हो सकता था। यह पता होकर भी हमने उसे शिप में रखा, जिस पर डॉक्टर ह्यू कहते हैं कि वो जीव हमसे नफरत नहीं करता, पर उसे अगर जिंदा रहना है तो उसे हमें मारना होगा। लेकिन इसी दौरान डॉक्टर ह्यू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। डेविड और मिरांडा उसे संभालने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर ह्यू उनसे किसी चीज के लिए माफी मांगते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ये लोग जब उसकी रीडिंग चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ह्यू की धड़कनें बंद हो गई थीं, लेकिन ये लोग उसे बचाने की उम्मीद में उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी देते हैं, पर इस सब का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मिरांडा की नजर डॉक्टर ह्यू के पैरों पर जाती है, जहां उसे कुछ हिलता हुआ दिखता है। इसलिए मिरांडा उसकी पेंट ऊपर करके देखती है तो अंदर वो जीव ह्यू के पैर को लिपट कर बैठा हुआ था। ह्यू को भी यह बात पता थी, लेकिन ह्यू ने खुद के हाथों से उस जीव को पाला था, जिससे ह्यू को उससे लगाव हो गया था। इसलिए डॉक्टर ह्यू उसे मारना नहीं चाहते थे और इसी चीज के लिए वो इन लोगों से माफी मांग रहे थे। ये लोग देखते हैं कि वो जीव बुरी तरह ह्यू के पैर को खा रहा था, जिससे अब उसकी साइज और बढ़ गई थी। मिरांडा ह्यू को बचाने के लिए उस जीव को इलेक्ट्रिक शॉक देने लगती है, जिससे वो जीव ह्यू के पैर को तो छोड़ देता है, लेकिन अब उसकी नजर इन लोगों पर थी। खुद पर खतरा देख ये लोग वहां से भागने लगते हैं। वो जीव भी तेजी से इनका पीछा कर रहा था। डेविड और मिरांडा किसी तरह उससे बचकर दूसरे चेंबर में चले जाते हैं, लेकिन शो पीछे ही रह जाता है। इसलिए वो जीव अब उनका पीछा करने लगता है। उस जीव को अपने पास आते देख शो एक स्लीपिंग चेंबर में घुस जाता है और बाल बाल उनकी जान बच जाती है। शो ट्रांसमीटर से डेविड और मिरांडा से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी कारण संपर्क नहीं हो पाता, जिसके गुस्से में शो अपना ट्रांसमीटर फेंक देते हैं। वो जीव इस स्लीपिंग चेंबर में जाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाता और फिर वो वहां से निकल जाता है। वहीं डेविड और मिरांडा को शो कहाँ है वो नहीं पता था, इसलिए वो शो की लोकेशन ट्रेस करते हैं। दरअसल सभी एस्ट्रोनॉट्स के हाथ पैर पर ट्रैकर लगा होता है ताकि उनकी लोकेशन पता चल सके, लेकिन जब ये लोग शो की लोकेशन देखते हैं तो उन्हें ह्यू की लोकेशन भी दिखती है, जो इधर उधर मूव कर रही थी। लेकिन ह्यू तो मरा पड़ा था, पर ये लोग जल्द ही समझ जाते हैं कि उस जीव ने ह्यू के पैर के साथ उसका ट्रैकर भी खा लिया है और इसलिए उसकी लोकेशन ये लोग देख पा रहे थे। लेकिन इसी बात का फायदा उठाकर ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। ये लोग जाकर डॉक्टर ह्यू की बॉडी को ऊपर लटकाते हैं और उस जीव के वहां आने का इंतजार करते हैं, और जैसे ही वो जीव ह्यू की बॉडी को खाने के लिए वापस आता है तो ये लोग बाहर से चेंबर को लॉक कर देते हैं और उस चेंबर का ऑक्सीजन निकालने लगते हैं। धीरे धीरे वो ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और उस जीव की हालत बिगड़ी जा रही थी। तभी उन्हें अलर्ट मिलता है, जहां एक एयरक्राफ्ट धरती से इनकी ओर आ रहा था। डेविड कहता है कि हमने जो मैसेज धरती पर भेजा था वो शायद पहुंच गया, जिसे देखकर डेविड बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उन्हें मदद मिल सकती थी। लेकिन वो एयरक्राफ्ट उल्टा इनके शिप को धरती से दूर अंतरिक्ष में धकेलने लगता है। डेविड ये कुछ समझ नहीं पाता। तब मिरांडा उसे बताती हैं कि ये एयरक्राफ्ट हमें बचाने के लिए नहीं, बल्कि हमें पृथ्वी से दूर धकेलने आया है। इस मिशन से पहले डिसाइड हुआ था कि अगर कोई ऐसी मुसीबत आई जो बाकी इंसानों के लिए खतरनाक हो तो हमारे शिप को पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में धकेला जाएगा, चाहे उसमें एस्ट्रोनॉट ही क्यों ना हो। वहीं शो को भी एयरक्राफ्ट के आने का अलर्ट मिल गया था। उसे भी लगता है कि पृथ्वी से कोई मदद आई होगी, इसलिए वो स्लीपिंग पॉड से बाहर निकलकर अपने साथियों को ढूंढते हुए उस चेंबर की तरफ जाने लगते हैं जिस चेंबर में उस जीव को बंद करके रखा था। उसे वहां जाते हुए डेविड और मिरांडा भी देख लेते हैं। ये लोग तुरंत ट्रांसमीटर से उससे संपर्क करने लगे, लेकिन शो ने अपना ट्रांसमीटर पहले ही फेंक दिया था, इसलिए अब उसे रोकने के लिए ये लोग तेजी से वहां जाने लगे। लेकिन तब तक
शो उस चेंबर में पहुंच जाता है और चेंबर का एयरलॉक खोलने लगते हैं। लेकिन शो इस बात से अनजान था कि वो जीव उनके पीछे घात लगाकर बैठा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, शो जिस एयरलॉक को खोल रहा था उसके दूसरे बाजू वो एयरक्राफ्ट है, वहीं से वो एयरक्राफ्ट अटैच हुआ था। उसे खोलने पर शो उस एयरक्राफ्ट के अंदर जा सकता था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एयरक्राफ्ट उन्हें बचाने आया है, और शो उस लॉक को खोल भी देता है। लेकिन तभी वो जीव उस एस्ट्रोनॉट पर हमला कर देता है जो उस एयरक्राफ्ट को चला रहा था, और इस हमले में एयरक्राफ्ट का बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे वो शिप से थोड़ा डिटैच होकर वहां गैप बन जाता है। अपनी जान बचाने के लिए शो वापस शिप में आने लगता है। तब तक डेविड और मिरांडा भी वहां पहुंच गए थे, लेकिन अब उस गैप से हवा का प्रेशर बन जाता है और ये तीनों स्पेस में खींचने लगते हैं। ये लोग शो को बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो जीव अब शो पर हमला कर देता है, इसलिए ये दोनों भागकर शिप के अंदर आ जाते हैं। वो जीव भी शो को मारकर वहां से बचकर शिप में आ जाता है, लेकिन अब वो एयरक्राफ्ट बिना किसी कंट्रोल के अपना बैलेंस खो चुका था, जिससे वो इनके शिप पर आकर क्रैश हो जाता है, जिससे शिप की ऑक्सीजन बाहर लीक होने लगती है। डेविड और मिरांडा देखते हैं कि इस क्रैश से उनका शिप अब पृथ्वी की ओर जा रहा था और उनके शिप की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि ये लोग उसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे, जहां इनकी मौत निश्चित थी। लेकिन इन्हें अपनी जान से ज्यादा पृथ्वी की चिंता थी, क्योंकि अगर यह जीव पृथ्वी पर आ गया तो ये इंसानों को बर्बाद कर देगा, पर यहां से बचने का इनके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी डेविड को एक आइडिया आता है। वो मिरांडा से कहता है कि रेस्क्यू पॉड से हम यहां से निकल सकते हैं। डेविड अपना प्लान बताता है कि वो अपने पॉड में उस जीव को लेकर जाएगा और उस पॉड को अंतरिक्ष में लॉन्च कर देगा, और तुम अपने पॉड से पृथ्वी पर चले जाना। लेकिन मिरांडा उसे अपनी जान इस तरह गंवाने से मना करती है और कोई दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए कहती है। पर डेविड कहता है कि इतना वक्त हमारे पास नहीं है, मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा, जिसके लिए मिरांडा भी आखिर में मान जाती है। इसके बाद ये लोग अपने सूट पहनकर पॉड की ओर बढ़ते हैं, लेकिन डेविड को वो जीव कहीं नहीं दिखता, क्योंकि ऑक्सीजन कम होने के कारण वो कहीं छुपा हुआ था। इसलिए डेविड ऑक्सीजन ट्यूब के सहारे उसे अपने पीछे पॉड में लाता है। वो जीव भी ऑक्सीजन को फॉलो करते हुए उसके पॉड में आ जाता है, और यही मौका देखकर डेविड पॉड को लॉक कर देता है। वहीं मिरांडा भी अपने पॉड में चली जाती है और पृथ्वी पर मैसेज भेजती है कि डेविड उस एलियन जीव से पृथ्वी को बचाने के लिए अपना बलिदान दे रहा है। उनके बलिदान को हम हमेशा याद रखेंगे। और इसी के साथ इन दोनों का पॉड लॉन्च हो जाता है। लेकिन लॉन्च होते ही उनका पॉड किसी ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है, पर किसी तरह पॉड पर कंट्रोल बन जाता है, और उनके प्लान के मुताबिक डेविड का पॉड, जिसमें वो जीव भी था, वो पॉड अनंत अंतरिक्ष में चला जाता है, और मिरांडा का पॉड सही सलामत पृथ्वी पर जाकर समुद्र में लैंड होता है। वहीं कुछ मछुआरे भी होते हैं जो मिरांडा का पॉड देखकर भागते हुए वहां आते हैं, लेकिन अंदर मिरांडा नहीं, डेविड होता है, जिसे उस एलियन जीव ने डेविड को किसी जाल में जकड़ लिया था और खुद कहीं छुपा हुआ था। दरअसल जब उनका पॉड उस ऑब्जेक्ट से टकराया था तब उनकी पोजीशन चेंज हो गई थी और डेविड उस जीव के साथ पृथ्वी पर लैंड हो गया, और वहीं मिरांडा का पॉड अंतरिक्ष की गहराइयों में चला गया। वहीं उन मछुआरों को लगता है कि डेविड किसी मुसीबत में है, इसलिए वो उस पॉड को खोलने लगते हैं। डेविड उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उस जाल में फंसने के कारण वो कुछ नहीं कर पाता और मछुआरे उस पॉड को खोल देते हैं। इनकी भीड़ देखकर वहां बाकी मछुआरे भी आने लगते हैं। मतलब उस जीव को अब खाना भी मिल गया था और रहने के लिए एक नई जगह। और इसी सीन के साथ यह मूवी खत्म होती है। अगर आपको यह मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसे लगा कमेंट में भी बता देना। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।